नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ आज कुछ खिड़कियां खुली हैं और उन खिड़कियों से झांक रहे हैं कुछ चेहरे। ये चेहरे पूछ रहे हैं सवाल और सवाल हैं सीधे सरकार हरियाणा से। सवाल हैं नौकरियों से जुड़े हुए, सवाल हैं नौकरियों के नियमों से जुड़े हुए और सवाल हैं कुछ ऐसे नियमों को लेकर जो इन एस्पिरेंट्स को लगता है कि गलत है या उसमें सुधार की जरूरत है। नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर लंबे समय से देश भर में अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं। बेरोजगारी का बड़ा मसला है और उसमें भी जब कई ऐसे क्राइटेरिया सरकारें बना देती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं तो ये समस्या बढ़ जाती है। तो इन्हीं समस्याओं पर बातचीत करने के लिए, नए नियमों को किस तरह सरकार ने बनाया है उस पर चर्चा करने के लिए एक पैनल हमने बनाया है, उस पर बात करेंगे। अभी इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अ, पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे हैं सरकार के कुछ नियमों के खिलाफ और अपने अधिकारों के लिए। हम करते हैं बातचीत की शुरुआत। हमारे साथ जुड़े हैं 5 मेहमान और 5 जगह से 6 मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं जसमिंदर। जसमिंदर जुड़े हैं मुरथल से। मुरथल एक शहर है जो सोनीपत के पास है और दिल्ली से सटा हुआ है। ज्योति हमारे साथ जुड़ी है रोहतक से। डॉक्टर मुकेश कुमार ट्रेवल कर रहे हैं तो इनकी सही अंदाजा लगाना जगह का थोड़ा सा मुश्किल है। जसमेर हमारे साथ जुड़े हैं, धरना स्थल पर हैं, ये जहां पे धरना है। और आशा रानी अपने एक मित्र के साथ जुड़ी हैं, ये भी शायद धरना स्थल पर ही हैं पंचकुला। चलिए, आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जसविंदर जी, बातचीत की शुरुआत आपसे। क्या मांगे हैं आपकी और सरकार ने आपके हिसाब से क्या गलत किया? सर, हमारी मांग तो बिल्कुल सिंपल है कि जो एचपीएससी ने 35% का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है उसको स्क्रैप करके 2 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। और ये मांग हमारी ऐसी क्यों है सर, उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां चल रही हैं सर, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइनिंग मिली है, मास कम्युनिकेशन और डिफेंस स्टडीज। डिफेंस स्टडीज की 23 सीट थी सर, 5 बच्चे सेलेक्ट किए गए, मतलब 18 पोस्ट खाली रहेगी और उसमें हर कैटेगरी के बच्चे हैं। और रिजर्व कैटेगरी की तो पोस्ट ही नहीं आई सर, कोई रिजर्व कैटेगरी की सारी पोस्ट खाली रहेगी। अब ये पोस्ट खाली क्यों रह रही हैं? ये रह रही है सर इस 35% के क्राइटेरिया की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? वो इससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होती थी सर, उसमें होता था कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी ने डिसाइड किया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें यह है कि हमारे पास बीए एमए में 55% होने चाहिए प्लस नेट होना चाहिए, और अगर नेट नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए। तो जिसके पास ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है उसको, वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो अप्लाई कर सकता है। तो अब डिफरेंट 26 सब्जेक्ट्स की पोस्ट निकली। जैसे इंग्लिश की 613 पोस्ट थी, डिफेंस की 23 थी, मास कम्युनिकेशन की केवल 8 पोस्ट थी सर, फिजिकल एजुकेशन की 126 पोस्ट थी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट की पोस्ट थी। अब एचपीएससी ने क्या किया, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो पहले यूजीसी ने तय कर रखी है उसके अलावा उसमें एलिजिबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी। 3 लेवल पे इन्होंने कर दिया कि हम 3 लेवल पे स्क्रूटनी करेंगे, क्योंकि एचपीएससी का काम ये है कि सर डीएचई ने इनको डिमांड दे दी कि हमें इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने हैं और आप ये पूरी स्क्रूटनी प्रोसेस करके हमें फाइनल लिस्ट दे दें। तो जैसे इंग्लिश की 613 कैंडिडेट थे सर, तो फाइनल 613 की लिस्ट एचपीएससी ने डीएचई को देनी थी। 4800 के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया। अब 3 लेयर में क्या है सर कि पहले होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। उसमें जो टोटल पोस्ट है उसके 4 गुना को बुलाया जाएगा, और वो 4 गुना वो होंगे जो 25% से ऊपर होंगे। फिर उसके बाद 4 गुना बैठेंगे सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जिसको एसकेटी बोल रहे हैं। उसमें 35% का क्राइटेरिया है सर, उसमें से 2 गुना को इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। अब वो 2 गुना वो होंगे जो 35% के क्राइटेरिया से ऊपर होंगे, मतलब कि 35% से ज्यादा मार्क्स लेंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है सर कि ये 35% के क्राइटेरिया की वजह से पोस्ट खाली रह रही है कि बच्चे 35% ही ले नहीं पा रहे। ऐसा एचपीएससी का मानना है। हमें ये लग रहा है कि बच्चों को 35% के नाम पे इंटेंशनली फेल किया जा रहा है। तो और ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नहीं हुआ सर, इससे पहले एचसीएस की भर्ती में हुआ, एडीए की भर्ती में हुआ, एएमओ की भर्ती में हुआ, पीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट्स की भर्तियां हुई सर, उनमें हुआ। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है, इसमें एक पैटर्न हम नोट कर रहे हैं सर। वो पैटर्न मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। वो पैटर्न क्या है सर, जैसे पहले 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है सर, मास कम्युनिकेशन का और डिफेंस का। तो जितने टोटल कैंडिडेट थे उससे कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मतलब उससे कम बच्चों के 35% आते हैं। फिर 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, उसमें
2 गुना क्वालिफाई करते हैं सर। फिर 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, उसमें फिर कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं। फिर 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, उसमें ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं। फिर 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, फिर कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो ये ज़िग-ज़ैग हम देख सकते हैं सर, ये पूरा पैटर्न है, चल रहा है। तो इसी वजह से फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट आया सर, 126 पोस्ट थी, सिर्फ 89 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए, सिर्फ 89। और उसमें रिजर्व्ड कैटेगरी का तो और भी बुरा हाल था। डिफेंस का रिजल्ट आया सर, उसमें 23 में से 5 हुए। अभी इंग्लिश का रिजल्ट आया सर, 613 पोस्ट थी, उसमें सिर्फ 151 बच्चे पास हुए। और नहीं नहीं 151 बच्चे पास होने के बाद जो क्वालिफाई एक एक मिनट हाँ, जसविंदर जी, पास हुए जी मतलब सर। फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ है या अभी प्रोसेस चल नहीं रहा नहीं है? सर, 35% मार्क्स आए उनके। 35% से ऊपर केवल इतने बच्चों के मार्क्स आए हाँ, तो और अभी ओनली इंटरव्यू बाकी 151 है। आउट ऑफ हाँ सर। और डीवी हुआ उनका 151 का, उस डीवी में से सिर्फ 100 मतलब 145 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो ये सर मतलब 468 पोस्ट खाली रह जाएंगी। रह मतलब ये जाएंगी जो तो। क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया सर, वो 35% का हाँ, होना तो ये चाहिए था कि इनको जितनी पोस्ट है वो फिल करनी थी, लेकिन इस क्राइटेरिया की आड़ में पोस्ट को राइट, खाली रख रहे हैं। खाली छोड़ रहे हैं। ओके जी ओके, सर। ठीक है। आपने अच्छे से बताया जसविंदर जी। ज्योति जी, आपके पास मैं आऊंगा। आप वैसे भी बाहर खड़ी हैं, बहुत बहुत ठंड है, तो शायद आपको जल्दी फ्री करते हैं। आप बताइए, क्या ये मामला जो है, इससे आप लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है? किस तरीके से असर पड़ रहा है? ज्योति, मेरी आवाज आ रही है आपको? ज्योति जी सुन नहीं पा रही शायद हमको। आप बता दीजिए आशा रानी जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ, छोड़िए। हाँ, बोलिए जी प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल सर, हमारे रोज़गार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर। हमारे कितने सारे ड्रीम्स थे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे, जिन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं सर। सर मेरे अपने फादर, मेरे पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो मेरे फादर ने बहुत मुश्किल से सर हमें पढ़ाया है सर। और ये सरकार का जो स्लोगन है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सर बेटी पढ़ चुकी है, उसको रोज़गार तो दो सर अब। सर अब हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। सर हमारी कम्युनिटी में तो आजकल जब तक हम लोग सेटल्ड नहीं होते, जब तक हम एम्प्लॉयड नहीं होते, तब तक तो हमारी लाइफ सेटल्ड ही नहीं होती सर। सर इससे हमारे ऊपर तो है ही असर पड़ रहा है, हमारे रोज़गार पे तो पड़ रहा है, आने वाली जनरेशन पे भी पड़ रहा है सर। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म होता जा रहा है सर। सर इसकी वजह से हमारा अपना मनोबल तो टूट रहा है, हमारे पेरेंट्स का भी मनोबल टूट चुका है। अब वो और जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है, हमारे आस-पास जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको यही बताते हैं कि आप लोग इतनी स्टडी मत करना, ये तो पागल हैं जिन्होंने इतनी स्टडी की है, सारी उम्र लगा दी है। सर बाल भी सफ़ेद हो गए हमारे पढ़-पढ़ के। हमने 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई की है सर, बिल्कुल कट करके अपनी फैमिली से बिल्कुल हट के, ना हम किसी फंक्शन में गए हैं, हमने कुछ भी अटेंड नहीं किया। सर बताते हैं हमारी फैमिली वाले कि आप लोग इतना मत पढ़ो, छोटी-छोटी पोस्ट के लिए तैयारी करो आप तो सी और डी ग्रुप में लगो जाके। सर इसका मतलब यही है ना कि हरियाणा का बच्चा अब ए क्लास जॉब ले ही नहीं सकता, हम एबल ही नहीं है सर। एचपीएससी तो यही बताना चाहती है हमें। सर मैंने एमफिल किया हुआ है, मेरा नेट क्वालीफाई है। सर मेरा यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक है सर, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो सर उसके तो बावजूद भी सर क्या 35% क्वालीफाई नहीं कर पाए सर मार्क्स। सर मेरे पास तो 5 साल का आप एक्सपीरियंस। जी जी जी, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ती हैं आशा जी? सर मैं इंग्लिश लिटरेचर की आपका भी स्टूडेंट ही इंग्लिश, हूँ। सर राइट हाँ है। जी, हाँ जी अब सर। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, 3rd रैंक आपको आया और यहाँ पे 35% मार्क्स भी नहीं आ रहे। आपको हाँ जी लगता है सर, कि जो इनका क्राइटेरिया है चेकिंग का, वो गलत है या वो बिल्कुल सर। बायस्ड है? सर हमें डेलिबरेटली जानबूझ के हमारे को फेल किया गया सर। सर और हम्म, मानो एक दिन में 15-15 क्वेश्चन लिख के देखे हैं, खुद इतनी प्रैक्टिस की है सर। और अपने घर छोड़ के हम चंडीगढ़ रह के सर हमने स्टडी की है सर। राइट अपने राइट घर राइट राइट। छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़ के सर हमने बहुत डिफिकल्टीज फेस करके हमने सोचा कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 613 पोस्ट निकली है, तो हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें इसको छोड़ना नहीं जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके तो बावजूद भी सर हमारे सारे इन्होंने ड्रीम्स तोड़ दिए हैं सर। सर हम बहुत राइट, आई सर हरियाणा का यूथ तो बिल्कुल इन्होंने बर्बाद ही कर दिया है सर। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है सर इनकी वजह आई से। अंडरस्टैंड, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत है। मुकेश जी, आप बताइए थोड़ा सा, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? लोगों को नौकरी देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि नौकरी ना ले पाए लोग, इसलिए किया गया है? एक सेकंड, आपका आवाज मैं ठीक करता हूँ मुकेश जी, अब बोलिए प्लीज। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है और ये जो क्राइटेरिया जो बनाया गया है, जो 35% के ऊपर बात चल रही है, ये एक्चुअली सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया बनाया गया।
और हमारी इस जो भर्ती है इससे बहुत उम्मीदें थी। उम्मीदें इसलिए भी मेरी कुछ ज़्यादा थी क्योंकि मैंने 2 सब्जेक्ट में नेट क्वालीफाई हूँ, मैं 7 बार मैंने नेट क्वालीफाई किया है, जेआरएफ किया है, मैंने पीएचडी की हुई है कुरुक्षेत्र अरे बाप यूनिवर्सिटी से। और अब मैं कहीं एज़ जो लेक्चर बेसिस पे हमें मिलते हैं उसके सहारे मैं अपना गुज़ारा कर रहा हूँ एक तरीके से। तो इस भर्ती से काफ़ी उम्मीदें थी और मैं इसमें एक बात और ये भी जोड़ना चाहूँगा कि मैं ओएससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ। तो बहुत लोगों को मतलब कई बार जेलसी हो जाती है या उनको लगता है कि ये 1-2 नंबर इनको परसेंटेज का कहीं न कहीं नेट में या कहीं और जगह पर बेनिफिट दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है? तो मैं थोड़ा-सा अपनी बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे मेहनत मज़दूरी करके मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। मैंने जब मैं कॉलेज में जाता था यूनिवर्सिटी में केयूके में पढ़ता तो जो बीच में 2-3 दिन की छुट्टियाँ होती थी, मैं मज़दूरी करता था उस दौरान, ताकि मैं अपनी जो एजुकेशन है, उसको मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँ क्योंकि घर की परिस्थिति वैसी नहीं थी। और मज़दूरी स्कूल टाइम में भी मज़दूरी करते थे मतलब किस तरह की मज़दूरी? सर ये नॉर्मल जो चिनाई वाली जो मज़दूरी होती है राजमिस्त्री के साथ, उनके साथ मिलके या कई बार जो वेटर होते हैं, जो उनके साथ मैं चला जाता था, कैटरिंग का काम होता था। तो उससे मैं अच्छा, जो मैंने स्टडी है वो फाइनेंस की अपने सेल्फ उस पे पेरेंट्स से क्योंकि पेरेंट्स दे ही नहीं सकते थे, उनके पास था ही ना इतना सोर्सेज़। तो वो सब चीज़ें करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अ, मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि मेरी जॉब नहीं लग पाई। मुझे इस बात का दुःख है कि मैं जिस अपने समाज में एक मिसाल या एक आइडियल होता है ना कि भी देखो वो इतना पढ़ के और नौकरी लग गया, प्रोफ़ेसर बन गया। तो कहीं न कहीं वो एक नैरेटिव सेट करता है ताकि उससे आपके समाज में, आपके आस-पास पड़ोस में और आपके रिश्तेदारी में तो उनको एक मैसेज आता है कि देखो भई पढ़ाई का जो फल है वो हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन वो यहाँ पर मुझे बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, बिल्कुल मुझे निराशा हाथ लगी और कहीं न कहीं सरकार की भी यही मंशा है कि ये एक नैरेटिव सेट करे कि पढ़ाई-लिखाई में कुछ नहीं रखा है। आप जो पहले से आप काम-धंधे करते थे, आपके बुजुर्ग, आपका जो पुश्तैनी काम होता था, उसमें आप लग जाइए। कुछ नहीं होने वाला पढ़ाई-लिखाई से क्योंकि हम जिस तरीके से आजकल ये जो 35% का क्राइटेरिया है या बाकी चीज़ें हैं, हम अपने तरीके से सिलेक्शन करेंगे, तुम जितना मर्ज़ी पढ़ लो। जी, बिल्कुल, बड़ी रिमार्केबल जर्नी है आपकी मुकेश जी और जी, बहुत मेहनत से थैंक यू सर। आपने इतनी पढ़ाई की है। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ। आप को थैंक भी यू सर। सरकार जो है नौकरी देना चाहिए, बहुत मेहनत की है और आइडियल हैं आप सैकड़ों लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए जो आप जैसे लोगों को देखकर ज़िंदगी में पढ़ना चाहते हैं और आपकी मेहनत को सैल्यूट है सर। ज्योति जी, महिलाओं को कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसी स्थिति में? क्योंकि मुकेश जी ने अपनी दिक्कत बताई है, ज़ाहिर है इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन महिलाओं के लिए भी क्योंकि उनको तो फिर वही हमारा जो समाज है वो किचन तक महदूद कर देगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ज्योति। श्योर एक माइक आपको यहाँ पे आपके ना वो उसको अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक का नमस्कार हाँ, सर। जी, जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति है और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं डीएससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हूँ और जैसे मेरे फ़ादर हैं वो मतलब पहले मज़दूरी करते थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया-लिखाया है। हम 3 बहन-भाई हैं, तो मेरी बहन भी जैसे हायर स्टडीज़ में है, उसने भी एचपीएससी का एग्ज़ाम दिया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में और मैंने भी इंग्लिश सब्जेक्ट का दिया था। तो मैंने जेआरएफ भी क्वालीफाई किया है, गेट भी क्वालीफाई किया है और पीएचडी कर रही हूँ यहाँ से एमडीयू से। तो मतलब जैसे हम उसी सोसाइटी से आते हैं, जहाँ पे हायर स्टडीज़ की तरफ इतना बच्चों को नहीं ले जाया जाता। तो हमारे गाँव में हमारे आस-पास से जब देखते हैं, तो सिर्फ़ 3 लड़कियाँ ही ऐसी हैं जो यहाँ तक आई हैं, सिर्फ़ हायर स्टडीज़ में आई हैं। 3 लड़कियाँ आपके हैं। गाँव से तो 3 लड़कियाँ आई हैं बस? जो हायर स्टडीज़ के लिए आई हैं, हाँ, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दे रखा है, जो नहीं, नहीं, पीएचडी तक गई हैं। 1 सेकंड हाँ ज्योति जी, जी। आपके गाँव से आप तीसरी लड़की हैं, तीसरी बेटी हैं जो इस लेवल तक पीएचडी लेवल तक पढ़ने के लिए आई हैं। हाँ हाँ जी, गाँव से नहीं हमारे कम्युनिटी से। ओह! हाँ जी। जो हमारे गाँव में 3 लड़कियाँ हैं, बढ़िया, जो इतना पढ़ी हैं। हाँ जी।
तो फिर मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो फिर इसमें ऐसा मतलब एक होप थी, एक उम्मीद थी कि इतना पढ़ लिख गए हैं तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी, तो आसपास के लोगों के दिमाग में ये था कि भाई इतनी मेहनत करके पढ़ाया है बच्चों को तो नौकरी लग ही जाएंगे। लेकिन अब जब हमें ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और इस लेवल पे आके तो एक निराशा भरा मैसेज जाता है सोसाइटी में कि उन्होंने इतना पढ़ा लिखा लिया तो क्या क्या फायदा है उसका। तो रही जहां तक अब शादी हो गई है, तो हमने शादी के बाद भी इतना अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखा है बच्चों के साथ में। और बच्चा भी है मेरा जिसके साथ में मैंने मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है और बहुत मेहनत करी थी हमने। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं ये टेस्ट जरूर क्वालिफाई करूंगी, क्योंकि पीछे जो भी मेरी स्टडीज हैं उसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और वो ससुराल वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को टाइम भी दिया है। तो मेरे टाइम में कोई कमी नहीं थी और ना ही तैयारी में थी। मैंने कोई और एग्जाम भी नहीं दिया, यूपी का दे सकती थी मैं, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगी। इसीलिए लेकिन अब लास्ट स्टेज पे मुझे निराशा हाथ लगी है। मैंने पूरे 15 के 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें भी मेरे 52.5 मार्क्स नहीं आए। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा इतने मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो अब ये बड़ी मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। नहीं, 52 पॉइंट मतलब किसमें? जो पहला एग्जाम की बात कर रहे हैं, दूसरे की? ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। पहला एग्जाम हमने क्वालिफाई कर लिया है और दूसरे में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में नहीं आए। जो ये 35% क्राइटेरिया है, 35% 52.5 बनते हैं। ओ, हम लोग, लेकिन आप वो नहीं आया आपको? आपको लगता है कि जो हाँ। ये मार्क्स चेक करते हैं उसमें गड़बड़ करते हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि इंटेंशनली ये रोका गया है ताकि ये जो वैकेंसीज हैं इनको खाली रख के फिर नेक्स्ट प्लान के लिए इनको बचा के रखा जाए और फिर इस पे फिर पॉलिटिक्स हो नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम पे। राइट, ऐसा लगता है। आपका सब्जेक्ट भी अंग्रेजी है ना, ज्योति जी? हाँ जी, यस सर। आपका भी, मुकेश जी आपका भी अंग्रेजी है? एक सेकेंड, आपकी आवाज को मैं ठीक करता हूँ। हाँ जी, बताइए प्लीज। जी सर, मेरा अंग्रेजी है सर। इंग्लिश भी है और 2 है आपका, तो 2 एग्जाम आपने तो 2 क्वालिफाई किए। यस, दो क्वालिफाई किए हैं सर मैंने। एक अंग्रेजी और दूसरा मैनेजमेंट है सर। मैनेजमेंट। ओके। जसमेर जी आप बताइए, तो आपका तो डिफेंस स्टडीज है और डिफेंस स्टडीज में 13 सीटें थी ना, 13 में से 5 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जसमेर जी। जसमेर जी को हमारी आवाज नहीं जा रही क्या? जसमेर भाई, मेरी आवाज आ रही है? सर आप अनम्यूट करो सर, जस्ट मेरे को आप करो सर अनम्यूट अब इफ मैं यू कर रहा कैन। हूं, लेकिन हो नहीं रहा। हाँ, हो नहीं पा रहा उनका, मुझे लगता है उनको आप जसमेर जी रिकनेक्ट करना पड़ेगा आपको एक बार। आप एग्जिट कीजिए फिर वापस आइए, शायद कनेक्टिविटी एरर है कोई। हाँ, विकास जुड़ गए हमारे पास। विकास जी आप बताइए ना, आपका क्या सब्जेक्ट है? जी सर, नमस्कार सर, मेरी आपका आवाज आ रही है सर आपको? आ रही, बोलिए ना। आप बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है? हेलो। हाँ विकास जी आप बताइए। हेलो। मेरी आवाज विकास जी मिल रही है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लोगों को आ रही है जसविंदर जी मेरी आवाज? तो फिर विकास जी जी सर, आपके यू लेवल। आर ऑडिबल सर। हाँ तो विकास जी, अब जसमेर भाई मेरी आवाज आ रही है? जसमेर जी। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ बताइए ना, सवाल ये हाँ है जी कि सर, आ रही है आपकी आवाज। आपका तो डिफेंस स्टडीज है, उसमें 13 सीट्स थी, 5 बच्चे ही पास कर पाए। तो क्या वाकई में 5 बच्चे पास करने लायक थे या कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? हाँ सर, हमारा 23 सीट थी टोटल। सर की भी नहीं आ रही क्या? 23। ओके। बैक कैमरा नहीं हो जाएगा? करिए। सर हमारी
जसमेर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद कुछ एरर सर इस मेरी टाइम आवाज नहीं। आ रही है? अरे जसमिंद किसकी? जसमेर सर क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं, जसमेर जी आपको, आप बोलिए जसमेर जी। हाँ सर हमारी टोटल 23 सीट थी, ओके जिसमें 12 सीटें हमारी जनरल की थी और बाकी कैटेगरीज की सीटें थी। तो उसमें से हमारे केवल जो 4 जनरल कैंडिडेट और एक ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट जो है वो 35% क्राइटेरिया को पास कर मीट पाए कर हैं। पाए। ओके या ये लगा लो कि इन्होंने 35% उनको दिया है या हमको बाकी को इंटेंशनली फेल किया है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए, आप बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम लोग, आप बोलते रहिए जसमेर जी। हाँ सर, तो मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है जिसमें 2 सीटें थी और उसमें जसमेर जी का कनेक्टिविटी एरर है, पुअर है कनेक्शन। Sir, till then I want to add one more हाँ point. बोलिए बोलिए, मैं एक बार विकास को ले लूं, एक बार उनका एक बार भी टर्न नहीं आया है। हाँ वो विकास जी धरना स्थल पे भी है ना? विकास जी आप बोलिए हाँ जी बोलिए, सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए माइक प्लीज। कम लो। आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए सर बोलिए। हाँ जी सर, मेरा नाम विकास है सर, और मैं यहाँ पंचकुला धरना स्थल पे हूँ अभी। ये हमारा चौथा दिन है आज। तो सर जो एचपीएससी का जो 35% का जो क्राइटेरिया है सर, जिसकी वजह से एचपीएससी सिलेक्शन बॉडी की जगह रिजेक्शन बॉडी बन गया है सर, तो उसके खिलाफ सर हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है। आपका सब्जेक्ट क्या है विकास जी? सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है सर। आपका भी इंग्लिश है, ओके। हाँ जी सर। तो ये सरकार को आपने बात किया, मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, या किसी और एचपीएससी के लोगों से बातचीत की आप लोगों ने? हाँ जी सर, जैसे कि हमारा रिजल्ट आया था 2 तारीख को, तो हमने 5 तारीख को सभी स्टूडेंट्स से मिलकर यहाँ एचपीएससी आने का फैसला किया था। तो उस दिन सबसे पहले हमने मुलाकात की थी चेयरमैन सर से, आलोक वर्मा सर हैं जो एचपीएससी के चेयरमैन। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने कहा कि सर हम ऐसे कैसे फेल हो गए, हमने अच्छा लिखा था। तो आलोक वर्मा सर ने कहा कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज इनकम्पिटेंट है, कि आपके ओह, प्रोफेसर्स ने आपको कभी इतना पढ़ाया ही नहीं कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। तो आपको मुझसे क्वेश्चन करने के बजाय आपको अपने प्रोफेसर से क्वेश्चन करना चाहिए कि आपको कुछ क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो सर उसके बाद हम अलग अलग मिनिस्टर से भी मिले हैं। हम जो सारे जो हम जितने भी दोस्त थे, जो हमारे जो सहपाठी थे, जो जितने भी कलीग्स थे, हम मिले हैं। जैसे कृष्ण बेदी जी से मिले थे, नायब सिंह सैनी सर से मिले, जो सीएम सर से भी मिले थे। तो लेकिन सर कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला सर, कोई किसी ने भी मतलब ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि पहली बात तो सर किसी ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि आपके साथ ये गलत हुआ है। उनको ये लगता है कि हरियाणा में खासकर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, जो एससी और बीसी हैं सर, उसमें बच्चे ही नहीं है, प्रोफेसर लगने के लायक बच्चे ही नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला सर कि कोई ऐसे बोले कि भाई हम आपकी बात रखेंगे, या किसी ने ये भी नहीं माना कि हम ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इस कैटेगरी में प्रोफेसर लगने के लायक बच्चे नहीं है, लेकिन आईएएस बनने के लायक हैं। हाँ, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। नहीं सर, आप एक चीज और देखिए, मंत्री भी बन जैसे सकते हमारा हैं। रिजल्ट आया, हम सर से मिले, तो उन्होंने हमें बोल दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी इनकम्पिटेंट है, आप प्रोफेसर बनने के लायक नहीं है। लेकिन उसके 2 दिन बाद क्या न्यूज आती है कि अब यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स कॉलेजेस में पढ़ाएंगे। वो स्कॉलर्स कौन है सर? वो हम ही तो है, जो आपके एग्जाम में जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब एग्जाम लिया उसमें हम फेल हो गए हैं, आपने हमें फेल कर दिया। अब वही प्रोफेसर कॉलेजेस में पढ़ाएंगे। तो सर मतलब ये समझ में नहीं आई सर, ये नीति कैसी है? एक तरफ तो आप उनको फेलियर्स बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको जो नए बच्चे जो मास्टर डिग्री में आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, आप उनको पढ़ाएंगे। या तो आप हमें फेलियर मत बोलो, या आप हमें ये मत बोलो कि आप अब कॉलेजेस में पढ़ाएंगे लेकिन बिना पक्की नौकरी के। तो सर राइट ये राइट। बात थोड़ी समझ में नहीं आई सर कि एचपीएससी का मतलब ये क्या कैसा दावा है सर? हरियाणा एजुकेशन सिस्टम में सर ये कैसी नीति है सर कि जो बच्चे आप एक तरफ तो उनको पक्की नौकरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए तो आप उनको फेल कर रहे हैं पक्की नौकरी के लिए, लेकिन
जब वो कॉलेजेस में पढ़ाने की बात आती है, माइनर वेजेस पे बात आती है, जैसे कि अभी ये HKRN इंट्रोड्यूस किया कर रखा है सर, ऐसे ही किसी दूसरी नीति के तहत अगर वही बच्चे कॉलेजेस में पढ़ाएंगे कम वेजेस पे, तो फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे, फिर वो पढ़ा भी पाएंगे, और फिर वो सारे के सारे स्कॉलर्स है जो वो इंटेलिजेंट भी इतने हैं कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, वेरी स्ट्रेंज। जसमेर भाई, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी बात हो नहीं पाई थी। क्या सर? यस जसमेर जी सर, जसमेर क्या जी के बात, जसमेर मेरी की बात, हाँ, आप ये जो इन्होंने बताया विकास ने कि HPSC के चेयरमैन ने बोला कि आपकी तो यूनिवर्सिटीज ही इनकम्पिटेंट है, प्रोफेसर ही ठीक नहीं है, आप सहमत हैं क्या इस बात से? अ, और दूसरा, कितने स्टूडेंट्स हैं अभी अ, जो धरना दे रहे हैं HPSC से एग्रीव्ड, कितने लोग हैं? सर धरने पर हमारे अभी रोज रोटेशन में जो है कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि रोटेशन का ऐसा है कि जो हम बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है ना जो हम की PhD कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई तो कितने लोग हाँ, होंगे हरियाणा भर में, क्योंकि कितने लोग होंगे जो इस क्राइटेरिया में की वजह से प्रॉब्लम में है? एक मोटा आइडिया। सर इसमें ये देख लो कि अगर ऑल सब्जेक्ट्स की आप बात करें तो कुछ लाखों में फॉर्म थे इसके जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले थे, और असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि जो जसमिंदर ने जैसे पहले बताया था कि PGT है, ADO है, MO है, HCS है, और वो उससे प्रभावित हो रहे हैं, जो वैकेंसीज खाली रही हैं। और सर ये अब की बात नहीं है, ये तो चल ही रहा क्राइटेरिया, तो आगे भी होगी ऐसी। फिर ये तो बड़ी जो हमारी AB क्लास के लिए है भर्तियां करती है, उसमें तो बड़ी एक जो संख्या में जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं अभ्यर्थी वो तैयारी कर रहे हैं, वो प्रभावित होंगे आगे भी और हो भी रहे हैं। तो अब ये बताइए जसमेर और भाई, ये जो बात थी जो बोल HPSC के चेयरमैन ने जो बोला, आप सहमत हैं क्या उस बात से? नहीं सर, उससे तो सहमत बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि जो हमने कम से कम खुद से पढ़ा है, हमारे प्रोफेसर ने हमको सिखाया है, उस पे तो हम बिल्कुल डाउट में नहीं हैं कि जो उन्होंने बोला, उन्होंने तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे ही सवाल उठा दिया। और वो हरियाणा की बात ही नहीं है सर, क्योंकि जैसे आप हमारे सब्जेक्ट को ही ले लीजिए, डिफेंस और इंग्लिश और बाकी जो इकोनॉमिक्स है और बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनमें ये पोस्ट खाली रही हैं। ये तो पोस्ट ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम था, जो जिसमें हरियाणा ही नहीं कि पूरे इंडिया से एग्जाम को जो है कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन वो 35% नहीं ले पाए। तो वो हरियाणा से ही नहीं, वो हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट भी थे जो जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसका मतलब तो फिर पूरा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही फेलियर है। हमने तो आपकी बनाई यूनिवर्सिटीज में ये आलोक आलोक जी जो है, ये क्या थे पहले? यही हरियाणा में अफसर थे ना, कोई IAS, शायद IAS या IPS? शायद ये पता नहीं कि कोई उसमें कौन से विभाग में थे, क्या कुछ है, इतना तो नहीं है, बिहार से है मेरे को। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे सर। हरियाणा में नौकरी करते थे क्या? ये नहीं पता सर, लास्ट टाइम जब इनको लेके आया गया तो ये एक रूमर है कि उस टाइम में बिहार में पोस्टेड थे और वहां से इनको डायरेक्ट लेके आ गया। अब ये सच है या नहीं है ये नहीं पता सर, लेकिन ये IFS थे, ये सच है। लेकिन ये सवाल ये है ना कि वो सवाल यूनिवर्सिटीज की अगर इनकम्पिटेंसी है तो सवाल तो वो सरकार को कह रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है ना, पढ़ाई अच्छी हो। बिल्कुल सर, यही तो सरकार को कह रहे हैं ना, इसका मतलब तो सरकार कि वो इनकम्पिटेंट पूरे है। उन्होंने तो पूरा उसको चैलेंज कर दिया ना। मैं तो ये तक भी कह रहा था कि जब कैबिनेट मिनिस्टर से पहले कि सर आपकी सरकार के अंडर ही मैंने BA की, MA किया, फिर नेट किया, और फिर अब इनकम्पिटेंट बोल दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है? राइट। तो आखिरी छोटा एक कमेंट लेते हैं आप लोगों से। जसविंदर जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि जब उन्होंने ये बोला कि आपको यूनिवर्सिटीज में लिखना नहीं सिखाएगा, इस बात को आप मानो। अगर हम इस बात को मान लें कि हमें लिखना नहीं सिखाएगा, इसका मतलब तो हम कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आलोक वर्मा जी के हिसाब से। तो क्या हम अपना सपना ही छोड़ दें? और दूसरी बात, अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट ने कोई भी कमेटी अभी तक नहीं बनाई कि हमारे बच्चे 35% भी नहीं लेके आ पा रहे कि भाई इसको रिव्यू करो, रीथिंक ओवर इट। राइट, बिल्कुल ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बनती है ना सर। हम क्या कर रहे हैं पिछले 10 साल से? हम वो कैंडिडेट्स हैं सर जिनकी BA
मेरी बीए 16 में हुई बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे, मास्टर्स बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे हुई, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ वो भी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे कर रहा हूँ। तो इसी टेन्योर में मेरी बीए हुई, एमए हुई, अभी पीएचडी चल रही है। इसी टेन्योर में मैंने नेट किया, और नेट करना इतना आसान नहीं होता सर। मैंने 3 बार नेट किया, गेट किया। पूरे देश के जितने भी बच्चे मास्टर्स हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो बच्चे बैठते हैं, उसके टॉप 6% बच्चे ही नेट कर पाते हैं सर। 1.5 साल तक हमने लगातार तैयारी की नेट करने के लिए। इतना आसान नहीं है कि कोई भी जाके नेट कर लेगा इंग्लिश का खासकर। तो उसके नहीं, बाद हम मुश्किल है। पहुंचे। अरे भाई, नेट पास करना तो नेट छोड़ो, नेट तो है ही है मुश्किल। ये बाकी एग्जाम्स भी बड़े मुश्किल है पास करना। एमए करना भी बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान थोड़ी है। अब देश बिल्कुल भर में सर। कितने लोग इतने लेवल पे पढ़ते हैं बताओ? हाँ, और यूनिवर्सिटीज एक में एक कितने स्टूडेंट जा पाते हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है सर जिनको ये लगता है कि उन्होंने पैसे देकर नेट करवा लिया होगा। तो सर इतना दिमाग लगाना चाहिए। अगर कोई पैसे देकर नेट करवाएगा तो 1 बार करवाएगा, 2 बार करवाएगा, कोई 3-3, 4-4 बार, 6-6 बार थोड़ा करवाएगा सर। वो तो खैर उनसे आपका क्या लेना देना, वो लोग तो कुछ ही बोलते हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा मतलब है। वो तो देखिए, ऐसा सबको मालूम है नेट एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ा टफ काम है, और सारे आप लोग वही हो जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। जी सर, सारे जी सर। बच्चे वही है, या पीएचडी, इन दोनों में से एक होना चाहिए ना, नेट और पीएचडी में से ना। जी सर, जी सर। आप में से तो कई लोग तो वो हैं जिन्होंने दोनों ही किया होगा, जी सर। है ना? तो मुकेश जैसे जी, आप मुकेश कुछ सर ऐड है सर, करेंगे? मुकेश सर ने नेट भी किया है, पीएचडी भी की है सर। और इन्होंने तो दो दो नेट कर दिया, हाँ सर। दो दो सब्जेक्ट में। मुकेश जी तो बताइए सर। इसके 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 ऊपर अच्छा, आप कौन बोलिए। सोचेगा सर? सरकार सोचेगी या हम सोचे इसके ऊपर कि हमें 10 साल के अंदर इस लेवल लायक भी नहीं बनाया है कि हम 35% ले सकें। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल कंसर्न है जी मुकेश जी। सर नमस्कार। एक्चुअली सर, जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम होता है वो वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। हाँ जी, हाँ। और यूपीएससी का जो आईपीएस आईएएस जिस वैकेंसी के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं, सिविल सर्विसेज भी हम उसको बोल देते हैं, उसमें जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 10% होता है, 2 पेपर को छोड़ के, जिसमें 25% हमें लेने होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। अदरवाइज बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे जीके के या सब्जेक्टिव, उनमें 10% हमें मिनिमम लेने होते हैं, और बाकी सारा जो एग्रीगेट करके उस पे मेरिट बनाई जाती है। क्या एचपीएससी क्या अपने आप को सिद्ध करना चाहती है 35% का, 45% का क्राइटेरिया लाकर? क्या मतलब कौन से वर्ल्ड में, कौन सी कंट्री में हमें भेजना चाहती है पढ़ाने के लिए? तो हमें यहाँ पर पढ़ाना है जहाँ पर हमने एजुकेशन ली है, हम वहाँ के वातावरण को अच्छे से जानते हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे वहाँ बच्चे हैं, किस लेवल से उनको पढ़ाना है, किस स्तर पे जाकर उनको पढ़ाना है। तो पता नहीं ये 35% का एक तरीके से गोस्ट क्रिएट किया जा रहा है एस्पिरेंट्स के माइंड में कि इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो कि सही नहीं। भाई, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ज्योति जी, आप क्या कहेंगी? आपके क्लोजिंग कमेंट्स। सर मेन प्रॉब्लम हमें ये सीट खाली छोड़ने की लग रही है कि अगर आपके पास कैंडिडेट हैं तो आप सीटें खाली क्यों छोड़ रहे हो? राइट, तो राइट। जब आपके पास कैंडिडेट हैं तो उनको फेल करने की बजाय सीटें फिल करो अगर कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि वो मतलब नेट क्वालिफाई करके आए हैं, आपका एग्जाम प्री भी क्लियर किया है, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आप 35% ना रख के उसको उसमें से मेरिट लगाओ, सीधा 35% को हटाई दो, उसमें से डायरेक्ट मेरिट बनाओ किसी भी कैटेगरी के, क्योंकि इसमें कैटेगरी के स्टूडेंट आ ही नहीं पा रहे। और हमेशा से ऐसा होता आया है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी मेरिट मतलब कम, उनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम पे सेट किया जाता है, लेकिन इन्होंने सबके लिए सेम कर रखा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कम पे सेट होना था, वो जो कि इन्होंने नहीं किया, और ये एक मेन प्रॉब्लम सामने आ भी रही है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट की लिस्ट उठा के देख लो, उसमें जो डीएससी के हैं, एससी के हैं, जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, उनके कैंडिडेट नहीं आ पाए हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम तो है, तो इसको राइट, उन्होंने मतलब रीथिंक करना चाहिए। रीथिंक ठीक करने की जरूरत है जी। है, बस जसमेर जी, ये जी। मेरी आवाज आ रही है जसमेर जी जी? सर। जी, आपको क्या क्लोजिंग हाँ सर, कमेंट आ रही है आपको। बताइए। यही है सर कि हमारे पास अब नेट है, जैसे हमने अलग अलग, आपने भी जान लिया होगा ओ कि मैं जैसे 6 बार नेट हूँ। मेरा सब्जेक्ट है वो हरियाणा में बहुत छोटे लेवल पे है, वो सीधा ग्रेजुएशन से शुरू होता है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडी। तो अगर अब वो उसकी लास्ट बार जो वैकेंसी है वो 2016 वाली जो थी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, उसमें आई थी, और अब सीधा 19 वाली में नहीं आई और अब आई है 24 में।
तो अगर अब की बार पूरी फुलफिल नहीं कर पाए तो बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हुए 5 से 23 में से, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिक्लाइन पर चला जाएगा। और वो अब जब जो जितने बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो हम नहीं कर पाए, तो वो कहाँ जाएंगे फिर, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो जी बिल्कुल। अब जो ये 6 इनकम्पिटेंट की बात, हमारे फैक्ट 6 बार नेट क्वालिफाई हैं। किया, इसका क्या मतलब है? क्योंकि सर जेआरएफ के लिए पहले है ना हमें बार-बार ट्राई करनी पड़ती थी, तो जेआरएफ हो नहीं पा रहा था तो हमें नेट हो जाता था फिर। तो अब यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया है रूल कि अब आप जेआरएफ के लिए अलग अप्लाई कर सकते हो और नेट के लिए अलग, ताकि नेट वाले बच्चे की जो वो है उस पे कट ऑफ पे कोई असर ना आए। तो इसलिए ये बार-बार होते जा रहा था, नहीं तो नेट तो मैंने पहले क्वालिफाई की थी। राइट। तो अभी तो एक सब्जेक्ट बार में एक बार अगर आपने नेट क्वालिफाई किया तो कितने साल तक आप एलिजिबल हैं? ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबिलिटी जो है सर वो लाइफ टाइम है, लेकिन अभी 2023 से नया रूल भी आ गया है कि पीएचडी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको। ओके, ओ हर साल देना पड़ेगा फिर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो? ये भी उनका रूल अलग से ही आ गया सर, इसके ऊपर भी ये चैलेंज वो कमाल है यार। चलिए विकास जी, आपका बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? ये हर बार ये भी नया रूल बताया इन्होंने पीएचडी के लिए। पीएचडी और ज़्यादा मुश्किल कर दिया। आवाज़ आ रही है विकास जी? हेलो विकास जी? विकास जी सुन नहीं पा रहे। विकास जी सुन नहीं पा रहे। चलिए बहस हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों ने वक़्त दिया, बहुत धन्यवाद, और हम लोग कोशिश करते रहेंगे। देखिए आपका जो मुद्दा है उसको उठाएँगे और रेगुलरली हम लोग इस पर डिबेट करेंगे। आप लोग जब भी समय रहेगा तो हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विकास जी अगर अच्छा, विकास और जसमेर एक जगह। एनीवेज़ बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ज्योति जी, विकास जी, जसमेर जी, मुकेश जी, और आपसे पहले जुड़े थे थैंक यू जसमिंदर सर। जी, उनका भी बड़ा धन्यवाद, और आशा रानी जुड़ी थी, उनका भी बड़ा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।